हेलो एवरीवन। आज हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम एवरेज, एज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्लास को पूरा देखें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्ग के अंतर्गत 4 रूपित स्रवांग समभागों का प्रत्येक का क्षेत्रफल वर्ग का 3/16 है। वर्ग की भुजा कितनी है? 100 सेंटीमीटर है। तो आंतरिक वर्ग की भुजा हमें बतानी है कितनी होगी। सबसे पहले सर्वांग सम का मतलब होता है कि जिसकी ऐसी दो आकृतियाँ जिनकी सभी अंग बिल्कुल समान हो, उसमें बिल्कुल भी मतलब टोटल सेम टू सेम हो, तो वो क्या कहलाता है? सर्वांग सम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए दिए गए हैं कि 4 जो रूपित सर्वांग सम भाग हैं वो कौन कौन से। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। मतलब जो आकृति यहाँ है, ये आकृति पूरी की पूरी, इन चारों आकृतियों को एक के ऊपर एक रख दें तो पूरी तरह से ये ढक जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं? सर्वांग सम बोलते हैं। तो ये हमारे लिए 4 आकृतियाँ दी गई हैं, 1 2 3, ये सभी क्या है? सर्वांग सम है। अब इन्होंने बोला है कि प्रत्येक का क्षेत्रफल जो है, इन सभी भाग का जो क्षेत्रफल है वो कैसा है? वो वर्ग के क्षेत्रफल का कितना है? 3/16 है। तो हमें पता है कि वर्ग की भुजा जो है वो 100 सेंटीमीटर दी गई है, तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। तो क्या आ जाएगा हमारे लिए? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग। भुजा हमारे लिए 100 सेंटीमीटर दी गई है, तो क्या होगा? 100 का स्क्वायर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा फाइनली? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। अब एक सर्वांग सम भाग है जो, उसका क्षेत्रफल कितना है? इसका 3/16 है। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि प्रत्येक सर्वांग सम भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 10,000 इंटू 3/16। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 छक्के 96, 6 यहाँ 4 आया तो 40, तो कितना हो जाए? 16 दूनी 32, 8 बचा, 16 पंचे 80, 625 इंटू 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा क्या? सर्वांग सम का क्षेत्रफल इसका। अब हम क्या करेंगे? कि जब हम इसको बड़े एक बार देखते हैं हम कि जो यहाँ से यदि हम यहाँ तक ये बनाए तो ये जो पूरा सर्वांग सम भाग है ये 3 समान वर्गों से मिलकर के बना है। एक ये, एक 2 और एक 3। ठीक है, तो हम इनमें से क्या करेंगे? एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे कि जो ये है 1 2 3, ये 3 जो है पूरा हमें क्षेत्रफल पता है और इसके 3 भाग हैं, 3 बराबर बराबर क्या है? वर्ग हैं। तो हम 3 से इस पूरे सर्वांग सम क्षेत्रफल में भाग दे देंगे। तो क्या निकल करके आ जाएगा? हमारा एक वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, जो कि ये इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल की निकल करके आ जाएगा। तो हम लिखेंगे कि सर्वांग सम भाग में बने एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो क्या रहेगा? 600, जो हमने निकाला 625 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 कर देंगे क्योंकि ये 3 बराबर बराबर हैं। तो हमारा निकल के आ जाएगा कि 625 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने गलत लिख दिया था, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आना था। ये आ जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस वर्ग की एक भुजा कितनी निकल आएगी? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर, तो भुजा कितनी निकल करके आ जाएगी?
भुजा जो निकल करके आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, √625। तो बराबर आ जाएगा क्या, 25। 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो हमारी आ गई एक भुजा, इस छोटे वाले वर्ग की भुजा हमारी कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम जब इसको देखेंगे कि जो ये है एक भाग, ये कितना है, 25 है, और ये भी कितना है, 25 है, क्योंकि ये बराबर बराबर वर्ग हैं। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्योंकि ये सर्वांग सम है, ये पूरी आकृतियाँ सर्वांग सम है, इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा, 25, और ये भी 25 हो गया। तो हमारे लिए चाहिए क्या था कि जो आंतरिक वर्ग है उसकी एक भुजा कितनी है। तो हमारे आंतरिक वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, 25 में हम 25 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो हमारे आंतरिक वर्ग की भुजा कितना आ जाएगी, 25 धन 25 बराबर 50 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, पॉल 1 मिनट में 30 शब्द टाइप कर सकता है। तो बताना है 10.5 मिनट में वह कितने शब्द टाइप कर सकता है। 1 मिनट में कितना कर रहा है, 30 शब्द। तो 10.5 मिनट में कितना करेगा, 30 इंटू 10.5, आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 315। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 315 शब्द टाइप कर सकता है। नेक्स्ट है, यदि x² - 6x + 25 = 0 तो x - 3 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। x² - 6x + 9 + 16 = 0। तो क्या कोई दिक्कत है, 25 को हम 9 + 16 लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब हम लिखें x² - 2 × x × 3 + 3 का स्क्वायर = -16। तो क्या कोई गलत है, नहीं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो हमने 9 को क्या लिख दिया, 3 का स्क्वायर। अब ये एक फॉर्मूला बना रहा है जो कि होता है a² - 2ab + b का स्क्वायर बराबर कितना होता है, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर बराबर -16, और यही हमें चाहिए था। x - 3 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो आ जाएगा क्या, थर्ड ऑप्शन -16। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 7 संख्याओं 23, 223, 423, 623 इन सभी का हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। हमें पता है कि औसत क्या होता है, औसत का फार्मूला होता है सिंपल सा, क्या होता है कि सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, यदि इंग्लिश में हम लिखें इसको तो क्या बोलते हैं, एवरेज का फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सभी को ऐड कर लेंगे, सारी संख्याओं को, और जितनी संख्याएं 7 संख्याएं 7 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक तो ये है। एक जब हमने क्या किया, इन नंबर्स को हमने जब गौर से देखेंगे तो क्या होता है, हमने देखा कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 200 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 200 का। इसमें डिफरेंस कितना है, 200। इसमें भी कितना है, 200, और इसमें भी कितना है, 200 का है। जब दो संख्याओं के बीच में
क्या है, 200 200 बराबर 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 सारी जगह डिफरेंस है। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी बीच का टर्म होता है वही इसका औसत होता है। ठीक है, जैसे हम देखेंगे कि इसमें 7 संख्याएं दी गई, तो बीच का कौन है, ये काटा। ठीक है, ये काटा, ये काटा, अब बचा क्या, 623। तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा, 623। ठीक है, जब संख्याएं बड़ी हो, जब हमें दिख रहा हो कि उनके बीच में 2 का जो डिफरेंस है वो बराबर है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट ही बीच का टर्म ले लेते हैं, जो कि क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है वर्ग की प्रत्येक भुजा अंकित बिंदुओं पर त्रिभाजित की जाती है। आंतरिक लघुतर वर्ग का दीर्घतर वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात निकालना है। तो इसमें क्या है, यदि हम मान लें कि ये x है, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। ठीक है, मतलब ये दोनों भाग कितना हो जाएगा, 2x, ये हो गया x। ठीक है, तो मतलब हमारे जो बाह्य वर्ग है उसकी भुजा कितनी आ जाएगी, बाह्य वर्ग की भुजा, इन तीनों को ऐड करने कितनी आ जाएगी, 3x। तो बाह्य वर्ग का हमारा क्षेत्रफल कितना आ जाएगा निकल करके, बाह्य वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, भुजा का वर्ग होता है, तो हमारी भुजा कितनी आ गई, 3x। इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9x²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमें रेशियो चाहिए है किसका, आंतरिक लघुतर वर्ग का और बाह्य दीर्घतर वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात चाहिए। तो हमारे लिए एक भुजा ये पता चल जाए यदि, तो हम क्या कर लेंगे कि अंदर जो आंतरिक वर्ग है वह वर्ग है उसका भी हम क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर रेशियो निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि ये तो बाहर वाला भी वर्ग है, अंदर वाला भी वर्ग है, तो जो वर्ग होता है उसका प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। और ये भुजा हमें पता है और ये भुजा हमें पता है, तो हम ये भुजा निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज में जो ये कर्ण होता है इसका एक फॉर्मूला होता है, जिसमें क्या होता है कि जैसे हमने इसको माना A B C D, ये आ गया E, ये हो गया F, ये हो गया G और ये हो गया H। ये हमने सभी के बाहर वाले वर्ग और अंदर वाले वर्ग का कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो हम ये वाला है ट्राइंगल, इससे हम क्या कर लेंगे, EF की वैल्यू निकाल लेंगे। तो EF का स्क्वायर बराबर कितना हो जाए, ये कर्ण हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो BF का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर। तो हमें पता है ये कितना है, 2x², 2x इसकी वैल्यू, प्लस ये कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x² प्लस x² बराबर कितना आ जाएगा, 5x²। अब हमें EF बराबर चाहिए तो कितना आ जाएगा, EF बराबर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, √5x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हम जो अंदर वाला वर्ग है इसका क्षेत्रफल हम आराम से निकाल लें, क्योंकि एक भुजा में पता चल गई है। तो हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। आंतरिक वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, आंतरिक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, तो EFGH का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग मतलब √5x इसका वर्ग, तो कितना आ जाएगा, 5x²।
ठीक है। अब हमें क्या करना है कि लघुत्तर वर्ग से दीर्घतर वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो हम लघुत्तर वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 5x²। तो रेशियो हमारा क्या आ जाएगा 5x²। यहाँ पे हम कर देंगे ये रेशियो, ठीक है, हमें अनुपात बताना है। तो ये लघुत्तर वर्ग का क्षेत्रफल हो गया और ये हो गया किसका बाह्य दीर्घतर वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये कितना आ जाएगा 9x²। ठीक है, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5:9। ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसके विकर्ण 22 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर हैं। तो हमें विकर्ण दिए गए हैं, एक विकर्ण दिया गया है कितना 22 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 18 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही होता है कि 1/2 एक विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे 1/2 22 गुणित 18। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 गुणित 18 और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 198 वर्ग सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा ये। नेक्स्ट, यदि x बराबर 3 तो x + 1/x का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो x बराबर 3 हमको रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे x है + 1/x का होल स्क्वायर। x बराबर 3 रखना है हमें, तो 3 रखा 1/3 होल स्क्वायर बराबर, यहाँ 3 LCM आ जाएगा। फिर इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 + 1 पूरे का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 10/3 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 100/9। आंसर क्या आ जाएगा ये। नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज। इन सभी को ऐड कर लेंगे। ठीक है, एवरेज क्या होता है सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा एवरेज आ जाएगा, सभी को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60 20 80 एंड आगे जाएगा 90 92 एंड आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 220 बटे कितनी संख्या है हमारी 5 है। तो कितना आ जाएगा 5 चौको 20 5 चौको 20 44 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, जब x बराबर 3 है तब x³ + 13x² - 22x - 8 का मान क्या होगा। तो इसमें हमें x बराबर 3 रखना है। x³ + 13x² - 22x - 8 + 13 x की जगह में क्या लगना 3 22 × 3 - 8। अब आगे करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 का क्यू कितना हो जाता है 27 + 13 × 9 - 66 - 8। अब सबको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, पहले 27 117 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 74। अब आगे पूरा सॉल्व करने से हमारा क्या आ जाएगा 70। तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया 70 आ गया। नेक्स्ट,
11/37 के दशमलव निरूपण में 2017वीं स्थिति पर क्या है? अब हम क्या करेंगे, 11 में 37 से भाग देंगे सबसे पहले। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव रखना पड़ेगा। हमने दशमलव रखा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 37 थी 111 होता है, 37 दूनी 74 होता है, तो 2 बार जाएगा। 2 बार गया तो कितना आ जाएगा शेष, 6 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पे 0। यदि 10 का गुणा करेंगे 37 में तो 370 आ जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 9 तक करेंगे। तो 37 नंबर कितना होता है, 333। शेषफल कितना आ जाएगा, 7। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। अब हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे। तो अब कितना आ जाएगा, 37 सत्ते 259 होता है, तो 259 आ गया हमारा। इसको आगे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। और फिर से आ जाएगा, हम 0 रखेंगे, मतलब फिर से हमारे ये आ गया। अब हम फिर से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ गया। फिर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 74। फिर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। और ऐसा आप करते जाना तो आपको समझ में आ जाएगा कि 3 के बाद ये अंक क्या हो रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। बिल्कुल 297, 297, फिर 297 और 297 ऐसे ही आता जाएगा। अब आगे हम क्या करेंगे कि हमसे जो पूछा गया है, कि ये पूछा गया है कि 2017वीं स्थिति पर क्या है। तो हमें पता है कि हमारा जो 3 अंकों के बाद फिर से रिपीट हो रहा है, फिर 3 अंक के बाद, तो जो हमारी साइकिल एक प्रकार की बन रही है वो क्या हो रहा है, 3 के बाद रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2017 में 3 का भाग देंगे। जब हम 2017 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 6 18, 30 आते 21, फिर 2, और फिर हमारा क्या बच रहा है, 1 शेषफल आ रहा है। हमारा शेषफल में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, 1 क्या आ रहा है, शेषफल। मतलब ये है कि 672 बार पूरी तरह से 3 अंक रिपीट होते गए, और बाद में जब 1 शेषफल बचा, मतलब 2017वीं स्थिति आई, मतलब 2016 तक हमारा 3 का सर्कल जो है पूरा हो गया है। 672 बार 3 आते गए, और 1 जब शेषफल बचा हमारा, मतलब ये क्या है, 2017वीं स्थिति है जिसमें हमारा 1 शेषफल बचा। मतलब कि 3 की साइकिल रिपीट होने के बाद हमारा पहला अक्षर कौन आता है, 2 आ रहा है ना। पहला हमारा अक्षर क्या आता है, दशमलव के बाद 2। तो हमारा क्या आएगा, 2017वीं स्थिति पर कौन सा अंक आएगा, दूसरा अंक आएगा, 2 आएगा। यदि उन्होंने पूछा 2016वीं स्थिति पर क्या होगा, तो 2016वीं स्थिति पर साइकिल तो पूरी कंप्लीट हो रही 3 का, मतलब जो कंप्लीट हो रहा, मतलब लास्ट का अंक आएगा। लास्ट का अंक कौन सा है, 7 है। तो 2016वीं स्थिति पर क्या आएगा, 2016वीं स्थिति पर हमारा 7 आएगा। और 2017वीं स्थिति पर क्या आएगा, 2 आएगा। 2018वीं स्थिति पर बोलते तो क्या आता, 2 के बाद क्या आता है, 9 आता है। 2 के बाद 9 आ रहा ना, तो 9 आ जाएगा 2018वीं स्थिति पर। तो ऐसे ही हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और 2018वीं स्थिति पर हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब इसके बाद। तो क्या है, ए और बी के आयु का संबंधित अनुपात 2:3 है। 5 वर्ष बाद यह कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। और अभी ए और बी की आयु का योगफल ज्ञात करना है, वर्तमान आयु का हमें योग बताना है। वर्तमान आयु का हमें अनुपात भी दिया गया है, कितना है, 2:3। 2:3 हमें बताया गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है। 5 वर्ष बाद क्या आएगा, 5 वर्ष बाद +5 लिखा है, मतलब 5 वर्ष बाद, वर्तमान से 5 वर्ष बाद कितना है, 3:4 है।
ठीक है। अब इन दोनों में कितने का अंतर है? 1 यूनिट का अंतर है। और यहाँ पे भी कितने का है? 1 का अंतर है। लेकिन वास्तव में ये अंतर है कितना? ये वर्तमान की है और ये कितनी है? 5 वर्ष बाद की। तो इनमें कितने का है? 5 साल का अंतर है। तो जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो किसके बराबर है? 5 के बराबर है। अब हमें क्या करना है कि उनकी वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात करना है। तो वर्तमान आयु क्या क्या है? ए की कितनी है? 2 है। और बी की कितनी है? 3 है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। 2 गुणित 5 बराबर 10। अच्छा, और बी की कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 गुणित 3 बराबर 15। योगफल निकालना है तो ए प्लस बी का वर्तमान आयु का योगफल कितना आ जाएगा हमारा? 10 धन 15 बराबर कितना? 25। आंसर कितना आ गया? 25। हाँ, आगे हमारा प्रश्न है, अमित एक कार्य को 12 घंटे में और बाला 18 घंटे में पूर्ण कर सकता है। अमित कार्य का आरंभ करता है और 4 घंटों के बाद बाला उसका सहभागी बन जाता है। तो आरंभ से अंत तक कितने घंटों में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा? अमित जो है एक काम को कितने घंटे में कर सकता है? 12 घंटे में। बाला कितने घंटे में कर सकता है? 18 घंटे में। इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। और जो ये है, ये 36 है क्या? टोटल वर्क कहलाता है। अब 36 यूनिट करने में अमित को कितने लगते हैं? 12 घंटे लगते हैं। तो 1 यूनिट करने में कितना समय लगेगा? 36/12। तो कितना आ जाएगा? 3 यूनिट। मतलब एक सेकेंड, हमने बोला है कि 12 घंटे में वह कितनी यूनिट करता है? 36 यूनिट कंप्लीट करता है। तो 1 घंटे में वो कितनी यूनिट करेगा? ये उसकी कैपेसिटी होगी कि वो 1 घंटे में लगभग कितना काम करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 12 घंटे में 36 यूनिट, तो 1 घंटे में 36/12। तो ये हमारा कितना आएगा? 3 यूनिट। अब दूसरी बात यह है कि बाला की है। बाला 18 घंटे में 36 यूनिट करता है, तो 1 घंटे में कितनी यूनिट करेगा? 2 यूनिट। दोनों मिलकर के 1 घंटे में 5 यूनिट करेंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 यूनिट। मतलब ये 1 घंटे में 5 यूनिट करते हैं। अब इन्होंने बोला है कि अमित कार्य का शुरुआत करता है और 4 घंटे तक वो अकेला ही काम करता है अमित। ठीक है, अमित 4 घंटे तक अकेला काम करता है। 1 घंटे में वो कितनी यूनिट करता है अमित? अमित जो है 1 घंटे में कितनी यूनिट करता है? 3 यूनिट करता है। तो 4 घंटे में कितनी यूनिट करेगा? 4 गुणित 3 बराबर 12 यूनिट। अब 12 यूनिट का काम तो हो गया है, ठीक है, जो कि अमित ने कर लिया है। तो हमारे पास कितना काम बचा है? 36 में से हम 12 घटा देंगे तो हमारे पास शेष काम बचेगा कि इतना काम अब बचा है करने के लिए। तो कितना आ जाएगा? 24। अब 24 काम जो बचा है ना, वो किस किस को करना है? अमित और बाला को। बोला ना 4 घंटे के बाद बाला उसका सहभागी बन जाता है। मतलब अब काम जो होगा वो दोनों मिलकर के करेंगे। और दोनों मिलकर के काम जो करते हैं वो कितना करते हैं 1 घंटे में? 5 यूनिट। तो ये हमारा आ गया टोटल काम बटे कैपेसिटी, मतलब 1 घंटे की दोनों की कैपेसिटी कितनी है। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा? समय पता चल जाएगा कि बाकी के काम को करने के लिए उनको कितना समय लगता है। ठीक है, हमारा काम बचा था 24 यूनिट का और दोनों ने मिलकर के कितना किया है? 5 यूनिट की है 1 घंटे में। तो इससे हमें पता चल जाएगा उनका समय। तो समय कितना निकल कर के आ गया? 4.8 घंटे। इतने घंटे काम आ गया, इतने घंटे में बाकी का काम पूरा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हमें बताना क्या है कि
आरंभ से अंत तक उनको कितना समय लगा, हमें ये बताना है। तो पहले तो अमित अकेले ने कितने घंटे काम किया था, 4 घंटे, और बाद में दोनों ने मिलकर 4.8 घंटे किया। तो दोनों को जोड़ दो, 4 धन 4.8 बराबर कितना हो जाए, 8.8 घंटे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 8.8 घंटे। नेक्स्ट, है एक विद्यार्थी ने 25 प्रश्नों में से 20 प्रश्न करने का प्रयास किया। प्रत्येक सही उत्तर से 4 अंक प्राप्त होते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर पर 2 अंक कटते हैं। तो विद्यार्थी ने 50 अंक प्राप्त किए, उसने कितने उत्तर सही किए, उसने कितने उत्तर सही दिए, ये हमें बताना है। यहाँ पे हम मान लेंगे कि सही उत्तर की संख्या कितनी है। सही उत्तर की संख्या हमने मान ली कितनी है, x है। तो गलत उत्तरों की संख्या कितनी हो जाएगी, गलत उत्तरों की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 20 माइनस x, क्योंकि क्वेश्चन तो उसने 20 ही सॉल्व किए ना। अब इन्होंने दिया है कि सही उत्तर जब करता है तो 4 अंक प्राप्त होते हैं। तो सही उत्तर उसने कितने किए, x, तो उसको कितने अंक मिलेंगे, 4 गुणित x, प्लस गलत उत्तर कितने किए, 20 ऋण x, और प्रत्येक गलत उत्तर पर 2 अंक कट रहे हैं। ठीक है, तो 2 में किसका गुणा कर देंगे, 20 ऋण x, और कुल मिला करके उसने सही उत्तर और गलत उत्तर दोनों मिला करके कितने अंक प्राप्त होते हैं, उसे 50 अंक प्राप्त होते हैं। इसलिए इसके बराबर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4x प्लस 40 माइनस 2x बराबर 50। आगे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x बराबर 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा, एक सेकंड रुक जाओ। 1 सेकंड के लिए हमने क्या किया है कि गलत उत्तरों की संख्या में क्या होता है कि उसको 2 अंक मिलते थोड़ी ना, 2 अंक तो उसके कटते हैं। तो ये तो हमने गलत ही कर दिया है। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, क्योंकि गलत प्रश्न करने पर क्या होता है कि उसके हर प्रश्न जितने भी उसने गलत किए उस पर 2 अंक कट रहे हैं, ना कि उसमें जोड़ेंगे थोड़ी ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा कि यहाँ पे आ जाएगा -40। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2x बराबर 50। ठीक है, तो आगे जब सॉल्व होगा तो इसमें क्या आ जाएगा, 4 2 6x बराबर 40, यहाँ गया तो कितना हो, 50 और 40 मिल करके 90 हो जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आ गया कि सही उत्तर उसने कितने सही उत्तर दिए, तो उसने 15 सही उत्तर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका गया, 7 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। प्रायिकता क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। संभव
परिणामों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि एक पासे को एक बार फेंका गया तो 7 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। चूँकि क्या होता है कि पासे पर कौन कौन से अंक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पासे पर सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंक होते हैं, इसलिए 7 प्राप्त करने की प्रायिकता जो है, मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या हमारी क्या आएगी, 0 आएगी। वो इसलिए आएगी क्योंकि 7 अंक तो आता ही नहीं है पासे पर, इसलिए प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब नेक्स्ट है कि यदि एक व्यापारी अपने वस्तुओं के मूल्य को लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है एवं उस पर 30% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। हम मान लेते हैं कि हमारा लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कितना है, 100 रुपये है। अब वो क्या कर रहा है कि जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है उससे वो कितना कर रहा है, 50% अधिक अंकित करता है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस, ठीक है, कितनी हो जाएगी, मतलब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, ये मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 100 है, तो 100 पे कितना, 50 अधिक अंकित करता है, 50% अधिक अंकित, मतलब 100 पे 50, हमने कॉस्ट प्राइस ही 100 मानी है, तो इस पे कितना, 50 अधिक, मतलब कितना हो गया, 50 इसमें जोड़ देंगे तो 150। अब वो कह रहा है कि क्या करता है, वो अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। इस पर 30% की छूट का मतलब ये है कि ये अंकित मूल्य है, तो 100 है तो उस पर कितना, 30 की छूट दे रहा है बटे 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, जब इसको करेंगे तो 150 गुणित 100 में 30 गया, बचा कितना, 70 बटे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 105। और 105 क्या है, हमारा विक्रय मूल्य है। छूट देने के बाद वो उसे क्या करता है, वो क्या कहलाता है, छूट देते हैं उसके बाद क्या निकलता है, विक्रय मूल्य निकलता है। तो विक्रय मूल्य हमारा क्या आ गया, 105 आ गया। अच्छा, अब हमें बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या है। तो क्रय मूल्य हमें पता है 100 है और विक्रय मूल्य हमें पता है 105 है, तो लाभ कितना आ जाएगा, लाभ परसेंट कितना आता है, लाभ परसेंट का फॉर्मूला ये होता है कि लाभ परसेंट बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है, 105 माइनस क्रय मूल्य कितना, 100 बटे क्रय मूल्य गुणित 100, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये कटा 5, कितना आ जाएगा, लाभ परसेंट हमारा कितना आ गया, 5%। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5%। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 528 है एवं महत्तम समावर्त्य 33 है, ऐसी संख्याओं की युग्मों की संख्या क्या है। दो संख्याएं हैं, उनका महत्तम समावर्त 33 दिया है और उनका योग भी दिया गया है। तो जब महत्तम समावर्त दिया है तो इसका मतलब ये है कि वो जो दो संख्याएं हैं वो 33 से पूरी तरह से विभाजित हैं और उसके अलावा ऐसी और कोई संख्याएं नहीं हैं जो उन दोनों संख्याओं को काट सकें। सिर्फ 33 ही वो संख्या रहेगी जो दोनों को पूरी तरह से विभाजित करेगी। ठीक है, तो हम एक संख्या को मान लेते हैं कि एक संख्या हमारी क्या है, 33x है
और दूसरी संख्या जो है हमारी क्या है, 33/22 है। तो इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 528। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x + y बराबर 33 को हमने कॉमन ले लिया तो वो यहाँ चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 528/33। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो x + y बराबर कितना आ गया, 16। अब इन्होंने बोला है कि ऐसी संख्याओं की युग्मों की संख्या बताना है। तो क्या होगा कि इन दोनों संख्याओं की जितने भी पेयर बनेंगे वो आपस में कैसे होने चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। मतलब ये है कि दोनों का जो महत्तम समावर्त है HCF है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन सी बनेगी, ऐसे कौन कौन सी युग्म बनेगी हमारे, यदि हम x बराबर 1 मान लें और y बराबर कितना आ जाएगा, फिर तो 15 आ जाएगा। तो इसका HCF कितना है, 1 है। दूसरा हम देखें क्या है, अच्छा x बराबर यदि हम 2 माने तो y बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो क्या इसका HCF 1 है, बिल्कुल भी नहीं। इसका HCF कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से ये कट रहा है तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो लेकिन हमें HCF जो है वो 1 ही चाहिए, इसलिए ये युग्म नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे। फिर हमारा बनेगा x बराबर हमने माना 3 और y बराबर कितना आ जाएगा, 13। एक युग्म ही बन गया। अब आगे बनेगा हमारा x बराबर 5 और y बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 11। आगे का बनेगा x बराबर 7 और y बराबर 9। तो हमारे टोटल कितना बन रहे हैं, 4 युग्म बन रहे हैं। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद 5x³ + 4x² + 7x + 3 की कोटि क्या है। कोटि, बहुपद की कोटि क्या कहलाती है कि चर की सबसे बड़ी घात जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, बहुपद की कोटि कहलाती है। अब आता है कि चर क्या कहलाता है। चर क्या होता है कि a से लेकर के ABCDEFGHIJ के पूरा जो है x y z ये सभी लेटर्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो x है वो क्या है, चर है। और इसकी सबसे बड़ी घात जो है वो क्या कहलाती है, बहुपद की कोटि कहलाती है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।